हेलो 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 एवरीवन। चलिए फटाफट बताइए कि मेरी आवाज और मेरा वीडियो आपको क्लियर नजर आ रहा है क्या। फटाफट लाइक बटन दबाइए और मजा आ रहा है तो लाइक करते रहिए और लेक्चर के बाद में कमेंट जरूर जरूर करिए। बच्चों हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 50% कोर्स हमारा खत्म हो चुका है। We are through with chapter 1, we are through with chapter 2, we are through with chapter 4, we are through with chapter 7, 11, 12। लगभग 6 चैप्टर्स, उसमें से कुछ बड़े भी 6 चैप्टर्स हम खत्म कर चुके हैं। और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर देखने वाले हैं। एंड दैट इज चैप्टर नंबर 5 और जो कि डील करने वाला है एसे 240 से। तो गाइस इट्स गोइंग टू बी सुपर फन, बहुत मजा आएगा। फटाफट हम लोग चीजों को कवर करने वाले हैं। ओके नाउ ग्रेट पुरुषोत्तम, फैंटास्टिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो डेली जो फाड़ू चार्ट रिवीजन के टारगेट और जो क्वेश्चंस के टारगेट आपको दिए जा रहे हैं वो आप कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, मैं इसकी उम्मीद करता हूं। ठीक है, ओके चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे 240 के अंदर, या फ्रॉड का मतलब बताइए। व्हाट डू मीन बाय टर्म फ्रॉड? इसके बारे में आप बताइए। ठीक है, फ्रॉड का मतलब हमको समझाना है। ये स्टडी मटेरियल 17, स्टडी मटेरियल 20, स्टडी मटेरियल 21 में है। दूसरा जो क्वेश्चन है वहां पर, अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इफ वी सी सेकंड क्वेश्चन, तो वहां पर एक जनरल स्टेटमेंट बोला है पहले कि फ्रॉड एक ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट है। इट्स अ ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट, ऐसा बोला हुआ है। और फिर उसके बाद ऐसा बोला है, द ऑडिटर इज कंसर्न विथ फ्रॉड दैट अफेक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बस एक जनरल फ्रॉड का स्टेटमेंट बोल दिया है और ऑडिटर को वो फ्रॉड में इंटरेस्ट होता है जिसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ऑब्वियसली हमको ओपिनियन किस पे देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो वही फ्रॉड्स में हमको इंटरेस्ट होगा। एक्सप्लेन, इसका मतलब यहां पर भी हमको फ्रॉड का मतलब ही समझाना। यहां पे सीखना क्या है, कभी अगर फ्रॉड के बारे में जनरल स्टेटमेंट बोले, फ्रॉड रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा कुछ बोले, तो वापस आपको फ्रॉड को ही समझाना है, फ्रॉड के बारे में ही आपको बातें बताना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 240.020, फाड़ू का पेज नंबर 33। कॉन्सेप्ट नंबर 240.020, फाड़ू का पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 पे हम लोग आएंगे तो आपको मिल जाएगा व्हाट डू मीन बाय फ्रॉड। ठीक है, इनफैक्ट यहां पे हम लोग इस चार्ट के साथ में टाइप्स ऑफ फ्रॉड भी देख लेंगे। विल बी सीइंग टाइप ऑफ फ्रॉड आल्सो। चलिए, बहुत सिंपल, बहुत आसान। तो पहला पार्ट 240 है, फ्रॉड मतलब क्या। फ्रॉड का मतलब क्या है? जब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस या फिर उनसे छोटा मैनेजमेंट या उनसे छोटा एम्प्लॉय इंटेंशनली, जानबूझकर अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ओमिट करते हैं, कंसील करते हैं, छुपाते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते, जैसे एग्जांपल कंटेंट लायबिलिटी नहीं बताना, या फिर ये लोग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे एडवांस फ्रॉम कस्टमर को, एडवांस मिला कस्टमर से, उसको सेल बता देना। ऐसा करते हैं ताकि डिसीव कर सके, लोगों को डिसीव कर सके, लोगों को बेवकूफ बना सके, गलत जानकारी दे सके और उनका अनजस्टिफाइड फायदा उठा सके, उसको हम फ्रॉड बोलते हैं। तो जब टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट या एम्प्लॉय के लोग इंटेंशनली इंफॉर्मेशन को ओमिट करते हैं या फिर फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं
टू डिसीव अदर्स एंड टू टेक अनजस्टिफाइड बेनिफिट, इसको फ्रॉड बोला जाता है। दो तरह के फ्रॉड हो सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ फ्रॉड कैन हैपन। सबसे पहला फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसको विंडो ड्रेसिंग भी बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज विंडो ड्रेसिंग भी। क्या होता है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट किया जाता है ताकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गलत जानकारी मिले, उनको बेवकूफ बनाया जाए, उनको फूल किया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फ्रॉड्यूलेंट तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाकर पेश करना, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, FFR। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करने वाला जो काम है, ठीक है, ये जनरली टॉप मैनेजमेंट के लोग करते हैं, और इसमें मैनेजमेंट ओवरराइड करता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, जो उन्होंने खुद सिस्टम बना के रखे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के, उसका ओवरराइड जनरली इसमें इन्वॉल्व होता है। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कितने तरह का हो सकता है? 3 तरह का हो सकता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पहला, इसको करने के 3 तरीके। पहला, इसको ओमिशन के जरिए किया जा सकता है, ठीक है, जानबूझकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से इंपॉर्टेंट बातों को ओमिट कर दो, उसको डिस्क्लोज मत करो। एग्जाम्पल, डीलेइंग एक्सपेंसेस, जानबूझ के इस साल के खर्चों को ओमिट कर दो, डीले कर दो, इस साल से ओमिट कर दो, अगले साल में इंक्लूड कर दो, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। या फिर जानबूझकर अगले साल की इनकम जो है उसको वहां से ओमिट करके इस साल में बुक कर लो, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट किया जाता है अलग अलग तरीकों से, उसमें एक तरीका है ओमिट कर देना। इस साल से, एग्जाम्पल नंबर 1, इस साल से खर्चे को ओमिट करके अगले साल में ले लो, अगले साल से इनकम को ओमिट करके इस साल में ले लो। या फिर, ठीक है, आपको पता है कि 5 साल तक बताना पड़ता है, अगर फिक्स एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ तो 5 साल तक नोट्स टू अकाउंट्स में बताना पड़ता है, ताकि लोगों को समझे रिवैल्यूएशन की वजह से अमाउंट बढ़ा हुआ है, एक्सपांशन नहीं है। वैसे ही बोनस इश्यू दो, राइट इश्यू दो, तो भी अब 5 साल तक बताना पड़ता है, ताकि लोगों को समझे कि इंक्रीज क्यों हुआ है। ये अगर इंफॉर्मेशन ओमिट करते हैं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से गलत जानकारी मिलेगी। दिस विल बी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो पहला तरीका है ओमिशन करना। दूसरा तरीका है मैनिपुलेशन करना, मतलब फॉल्सिफाई करना, चीजों को फॉल्स इंफॉर्मेशन देना, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देना। कैसे कर सकते हैं? पहला एग्जांपल, फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज पास करना, फेक सेल्स पास कर करके रेवेन्यू को बढ़ाना, प्रॉफिट्स को बढ़ाना। फेक सेल्स की एंट्री पास कर रहे हैं, नकली सेल की एंट्री, सेल हुआ ही नहीं है, एंट्री पास कर करके सेल को बढ़ा रहे हैं, वो मैनिपुलेशन में आएगा, फॉल्सिफिकेशन में आएगा, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिक्टिशियस जर्नल एंट्री, और फिक्टिशियस जर्नल एंट्री होती है, बस क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया हमने, चेक भेज दिया क्रेडिटर को हमने चेक भेज दिया, इसकी एंट्री पास करो। क्या एंट्री पास होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। इससे करंट एसेट रेशियो इंप्रूव होता है। कैसे होता है वो छोड़िए, लेकिन ठीक है, करंट एसेट रेशियो इंप्रूव होता है, बस पेमेंट बताते जाओ, ठीक है। ये फिक्टिशियस एंट्री, ये मैनिपुलेशन में आएगा। या फिर जो रिकॉर्ड्स है, बेसिक रिकॉर्ड, जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग एंट्रीज पास करते हो, उसको अल्टर कर दिए, ठीक है, मैनेजमेंट उसको अल्टर कर देता है और उसके बेसिस पे एंट्री पास करता है। फॉर एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट को अल्टर कर दिया, कुछ पेज रिप्लेस कर दिए, गायब कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था इंस्टॉलेशन के बाद ही, इंस्टॉलेशन करने के बाद सेल बुक करना, उस पेज को चेंज कर दिया कि भाई इंस्टॉलेशन के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, जैसे ही गुड्स निकले फैक्ट्री गेट से सेल बुक कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट्स को अल्टर किया जाए, चेंज किया जाए, ताकि उसके बेसिस पे गलत एंट्रीज पास हो, करेक्ट। तीसरा तरीका है मिस एप्लीकेशन। भाई साहब, अकाउंटिंग करते वक्त बहुत दिमाग लगाना पड़ता है अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेकर, कि अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत जजमेंट लगाना पड़ता है, ठीक है। इसमें 2 चीजें हो सकती है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस है, अग्रीमेंट है, सर्कमस्टांसेस है, उसमें जानबूझकर अकाउंटिंग पॉलिसीज को मिस अप्लाई करना, ताकि रेवेन्यू प्रॉफिट्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाए, गलत तरीके से दिखाए, उसको मिस एप्लीकेशन में हम लोग लेंगे। जगह जगह पे जजमेंट्स लगते हैं, अजम्पशंस लगते हैं, जानबूझ के अजम्पशंस, जजमेंट, एस्टिमेट्स इस तरह के बनाना कि प्रॉफिट्स बढ़ावा दिखे, यूजफुल लाइफ बढ़ा दो, डेप्रिसिएशन को कम कर दो, एंड सो ऑन। तो गाइज,
फ्रॉड का मतलब समझा, दो तरह के फ्रॉड्स होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गलत तरीके से एडजस्ट करना, लोगों को गलत जानकारी देना, उसको फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं, इसी को विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। इसको करने के तीन तरीके हैं। ओमिशन, इंफॉर्मेशन ओमिट करना, ये एक तरीका है। मैनिपुलेशन करना, ये दूसरा तरीका है। मिस एप्लीकेशन करना है तीसरा तरीका है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा जो फ्रॉड होता है जो जनरली लोअर लेवल के एम्प्लॉयज करते हैं, वो है चोरी, एसेट्स की चोरी, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। इसमें दो होते हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ स्टॉक एंड अदर एसेट्स। कैश में दो जगह प्रॉब्लम होता है। जब पैसा आता है, पैसा आते वक्त ही उसको गायब कर दो, उसको बोलते हैं सप्रेस कर देना, सप्रेसिंग कैश रिसीट्स। बुक्स में और कैश बॉक्स में पैसा आने ही नहीं देना, पहले ही गायब कर देना, सप्रेस करना कैश रिसीट्स। या फिर आते वक्त ही पैसे गायब कर दो, या पैसा पे करते वक्त इन्फ्लेट करके ज्यादा पे करो। दो तरीके से चोरी हो सकती है, आते वक्त ही गायब कर देना या फिर पे करते ज्यादा पे करना। स्टॉक में भी स्टीलिंग ऑफ स्टॉक, गुड्स की चोरी हो सकती है, या फिर उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे, ये हो सकता है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट कि फ्रॉड और फ्रॉड करने के दो तरीके। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया जिसमें फ्रॉड के बारे में पूछा था। फ्रॉड के बारे में पूछा था हमने, तो फ्रॉड भी बताया, उसके दो टाइप भी बताए। अगले क्वेश्चन की भी तैयारी हो गई। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखो कितने बार पूछा है ये। नवंबर 19 मॉक, नवंबर 20 मॉक, स्टडी मटेरियल 20, स्टडी मटेरियल 21। ओल्ड कोर्स में नवंबर 20 में आया है, न्यू कोर्स में नहीं आया अभी तक। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हाउ इट कैन बी अकम्प्लिश्ड। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता कैसे है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता कैसे हो बताइए। अभी हम बता क्या है, ओमिशन एक तरीका है, मैनिपुलेशन एक तरीका है, मिस एप्लीकेशन एक तरीका है, तीन तरीके हैं। फिर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, वापस बार बार फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके टेक्निक्स बताओ, उसके तरीके बताओ। तो अभी हम पढ़कर आए, वही बताना है, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट वही बताना है, ठीक है। कि तीन तरीके हैं, ओमिशन करना, मिस एप्लीकेशन करना, फॉल्सिफाई करना, और उसके एग्जाम्पल्स आपको बताने। फ्रॉड का मतलब बताओ, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब बताओ, तीन है और उन तीनों के एग्जाम्पल्स आप दीजिए, यही उसका आंसर बनता है। तो कॉन्सेप्ट 240.020 फाड़ू का पेज नंबर 33 उसका आंसर बनता है। नाउ गाइस ये हम लोग देख चुके। अब मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में दो तरह की थ्योरी है। एक ऐसे 240 के ऊपर बेस थ्योरी है और एक ट्रेडिशनल थ्योरी है, ठीक है। वर्डिंग्स पढ़कर समझ में आ जाता है। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब ऐसे 240 के हिसाब से लिखना है, ये समझ में आ जाता। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, डिटेक्शन ऑफ मैनिपुलेशन अकाउंट्स विथ व्यू टू प्रेजेंटिंग, ऐसा बोल रहे हैं कि मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स पकड़ने के लिए बहुत स्किल्स नॉलेज लगता है। एक स्टेटमेंट डाला है, आप बताओ हाउ दिस टाइप ऑफ फ्रॉड इज जनरली कमिटेड। क्वेश्चन में पूछा है हाउ, आंसर में एक्सप्लेन किया है व्हाई। क्वेश्चन में पूछा है कि मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे करते हैं, ठीक है, आंसर में समझा है व्हाई। लेकिन हमारा जो चार्ट है वो बड़ा प्यारा है, इसमें दोनों कवर्ड है। ये देसी थ्योरी है, ट्रेडिशनल थ्योरी है। कॉन्सेप्ट नंबर C5 अदर कॉन्सेप्ट्स .020 C5OC.020 फाड़ू का पेज नंबर 34, फाड़ू का पेज नंबर 34। तो अगर हम लोग चलेंगे, ठीक है, पेज नंबर 34 पे देखिए, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब वही है। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब एक ही है, लेकिन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है ये ऐसे 240 के हिसाब से, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे 240 के हिसाब से है। और हम लोग मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं तो ये हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मैं ऐसे 240 के हिसाब से जवाब लिखूं, ऐसे 240 के हिसाब से मैंने जवाब लिखना चाहिए कि मैंने ट्रेडिशनल थ्योरी के हिसाब से जवाब लिखना चाहिए। तो मैनिपुलेशन अकाउंट ट्रेडिशनल, तो आप उसमें बताएंगे कि जब मतलब तो वही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट किया जाता है ताकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को
रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिले, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मिले, उसको बेवकूफ बनाया जाए, उसको मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। तीन बातें समझानी। हु, टॉप लेवल का मैनेजमेंट जनरली ये काम करता है। टॉप लेवल का मैनेजमेंट बहुत जनरली ये काम करता है और इसमें बहुत नॉलेज, टैक्स और इंटेलिजेंस लगता है। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज को मैनिपुलेट किया जाता है इंटेलिजेंट तरीके से, एस्टिमेट्स को मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब मैनिपुलेशन पकड़ में ना आए इस तरीके से किया जाता है। बहुत दिमाग होशियार लोग ये करते हैं। क्यों करते हैं? वाई? दो रीजन है, या तो प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए या तो डिक्रीज करने के लिए। बढ़ाते क्यों है? ताकि अच्छा खासा डिविडेंड पे कर सके, शेयर होल्डर्स के पास भरपूर पैसा है इवन इफ देयर आर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। या फिर हाइयर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मिले, लोगों के परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, बोनस है, सब जुड़ा हुआ है प्रॉफिट से, ताकि उनको ज्यादा रेम्यूनरेशन मिले। ठीक है, दो रीजन है, ज्यादा शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड बांटने के लिए या मैनेजरियल रेम्यूनरेशन को बढ़ाने के लिए। डिक्रीज भी करते हैं कभी कभी। क्यों डिक्रीज? इनकम टैक्स पे नहीं करना, टू अवॉइड पेइंग इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेस। डिविडेंड पे नहीं करना शेयर होल्डर्स को इसलिए। या फिर जानबूझकर शेयर प्राइस को लो रखना, सो दैट सर्टेन पीपल कैन बाय शेयर एट लो प्राइस। जानबूझकर खराब रिजल्ट्स देना ताकि भाव टूट जाए, कुछ लोग खरीद ले, उसके बाद भाव को बढ़ाना। तो आपको बताना है उसका मीनिंग क्या है, कौन लोग करते हैं, क्यों करते हैं। प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट्स क्यों बढ़ाना चाहते हैं, दो रीजन है। गिराने के लिए, क्यों गिराना चाहते हैं, उसके तीन रीजन है। तीसरा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, जानबूझ के गिराते हैं ताकि प्राइजेस कम हो, कुछ लोग उसको खरीद ले और फिर प्राइजेस बढ़ाए। हाउ? करते कैसे? ये क्वेश्चन है पता। हाउ? आप ट्रेडिंग पैनल के सारे आइटम्स आप रिकॉल करिए। इनकम साइड में आता है सेल्स, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज फॉलोइंग थिंग्स। सेल्स अदर इनकम को इंक्रीज करके, एडजस्ट करके सेल्स, पूरा ट्रेडिंग पैनल आपके पैनल में सेल्स है, अदर इनकम है, उसको मैनिपुलेट करके। फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है क्रेडिट साइड में, उसकी वैल्यू को मैनिपुलेट करके। आपके परचेस आता है, परचेस एक्सपेंस, उसको मैनिपुलेट करके। कैपिटल टू रेवेन्यू, रेवेन्यू टू कैपिटल, कैपिटल नेचर खर्चों को रेवेन्यू कर दो, रेवेन्यू कैपिटल कर दो। क्लासिफिकेशन बदल के सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, करंट ईयर इनकम एक्सपेंस को आप अगले साल शिफ्ट कर सकते हो, अगले साल के इस साल ला सकते हो, इस तरीके से आगे कर सकते हैं। तो सेल्स, अदर इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, एक्सपेंस में परचेस एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये दोनों एक्सपेंसेस करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर के बीच में अलोकेशन जो है उसमें मैनिपुलेशन हो सकता है। तो आपको तीनों मतलब भी बताना है, फिर हु डू इट, हु डज इट, व्हाई दे डू इट, क्यों करते हैं ऐसा, एंड हाउ दे डू इट, ये भी बताना है। चलिए, फिर मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स 240.05 हम लोगों ने किया। नेक्स्ट है आपका फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। देखिए तड़प रहे आने के लिए। May 18 मॉक टेस्ट पेपर, नवंबर 18 मॉक टेस्ट पेपर, May 19 मॉक टेस्ट पेपर, May 20 मॉक टेस्ट पेपर। बार बार क्वेश्चन फ्रॉड रिस्क फैक्टर है लेकिन के ऊपर है, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड ही यूज नहीं किया है, सीधा फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को लिख दिया है। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को लिख दिया तो आपको समझना है कि अच्छा फ्रॉड रिस्क फैक्टर के बारे में समझाना है। ठीक है, क्या होते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर? आइए, कॉन्सेप्ट नंबर ऐसे 240.040 फाड़ू का पेज नंबर 33। देखिए इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स करने वाले, ध्यान दीजिए। ऐसे इवेंट्स एंड कंडीशंस विच इंक्रीजेस चांसेस ऑफ फ्रॉड या फिर विच लीड्स टू फ्रॉड, बिकॉज ऑफ विच फ्रॉड कैन हैपन। ऐसे इवेंट्स, कंडीशन, सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से फ्रॉड हो सकता है, जो एनकरेज करता है फ्रॉड को, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। ये फैक्टर्स फ्रॉड को बढ़ावा देते हैं, एनकरेज करते हैं, इनकी वजह से फ्रॉड हो सकता है। एज ए ऑडिटर आपको जाके देखना है कि कंपनी के अंदर ऐसे कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है क्या। ठीक है, तीन तरह के फ्रॉड रिस्क फैक्टर होते हैं। पाव, वड़ा पाव, पाव भाजी वाला पाव, प्रेशर, एटीट्यूड, अपॉर्चुनिटी।
प्रेशर, एटीट्यूड, अपॉर्चुनिटी क्या है मैं आपको बता दूं, ठीक है। ऐसे इवेंट्स एंड कंडीशन जिसमें मैनेजमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, ठीक है, फ्रॉड करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ने इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस किया था इतने रिटर्न्स रहेंगे, इतने रिटर्न्स रहेंगे, ऐसे ऐसे रिटर्न्स रहेंगे, ये प्रॉमिस किया था। दिस इज व्हाट दे प्रॉमिस्ड। अब प्रॉमिस किया तो उतना लाना जरूरी है, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, इतना रेवेन्यू लाना है, इतना प्रॉफिट लाना है, एंड सो ऑन, करेक्ट। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसके वजह से फ्रॉड हो सकता है। अगर मैनेजमेंट पे प्रेशर है तो प्रेशर के वजह से फ्रॉड हो सकता है। अभी और देंगे एग्जांपल्स के। प्रेशर एंड इंसेंटिव एक ही है वो। इंसेंटिव कभी कभी लालच, बोनस की लालच, इस सब के लालच में लोग फ्रॉड करते हैं। एटीट्यूड, ठीक है, बहुत ही गलत काम को गलत नहीं मानते, चलता है, ये तो बिजनेस है, तो बिजनेस टैक्टिक्स है, ऐसे लोग भी होते हैं। एटीट्यूड ही खराब है, उसके वजह से फ्रॉड होने के चांसेस है। अपॉर्चुनिटी, सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि किसी को समझ में नहीं आएगा, देयर इज अ अपॉर्चुनिटी टू डू फ्रॉड। एक करके देखेंगे। प्रेशर, पाओ, प्रेशर्स की वजह से हो सकते हैं, प्रेशर्स की वजह से फ्रॉड हो सकते हैं, इट्स अ फ्रॉड इज फैक्टर। एटीट्यूड खराब होने की वजह से फ्रॉड हो सकते हैं, इट्स अ फ्रॉड इज फैक्टर्स, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज होती है, उससे एनकरेजमेंट मिलता है, उसकी वजह से फ्रॉड हो सकते हैं, इट्स अ फ्रॉड इज फैक्टर्स। पाओ, अब हम फ्रॉडलेस फैक्टर्स के एग्जांपल देंगे दोनों के लिए। दो तरह के फ्रॉड थे, फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और आपका फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और दूसरा मिस अप्रोप्रिएशन। ये दोनों तरह के फ्रॉड, ये दो टाइप्स के फ्रॉड है, ये दो टाइप्स के फ्रॉड है, ये दोनों टाइप्स के जो फ्रॉड है, ठीक है, इसके हम लोग दोनों के लिए, दोनों में हम लोग फ्रॉड रिस्क फैक्टर के एग्जाम्पल्स देखेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं ये एक क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं इन शॉर्ट यहां पे 6 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। या तो सीधा फ्रॉड रिस्क फैक्टर मतलब क्या है बताओ, उसके बारे में पूछेंगे जो हमने भी डिस्कस किया, या फिर सीधा पूछेंगे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कौन से रीजंस की वजह से प्रेशर बन सकता है, एक्सप्लेन। कौन सी चीजें खराब एटीट्यूड बताती है, एक्सप्लेन। किसकी वजह से अपॉर्चुनिटी बनती है, एक्सप्लेन, ठीक है। लेट्स सी गाइस, तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर हम जानते हैं कि जिसके वजह से, फ्रॉड रिस्क फैक्टर हम जानते हैं, समझते हैं, जिसकी वजह से फ्रॉड हो सकता है, विच में लीड टू फ्रॉड, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, पाओ। अब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, विंडो ड्रेसिंग है। वहां पर देखिए, आपको एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, गिव एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर सिचुएशंस और इंसेंटिव सिचुएशंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हैपन्स, ठीक है। लेट्स सी क्या बता रहे हो लोग। देखिए सिंपल सा, कभी कभी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है टॉप मैनेजमेंट के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि वो प्रॉफिट्स को, रेवेन्यू को, प्रॉफिट्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाए या फिर उसको स्टेबल रखे, ठीक है। ऐसा बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, उसकी वजह से फ्रॉड्स होते हैं। अब ये प्रेशर बनता क्यों वो बता रहे हैं। why there is a pressure to maintain profitability and financial stability, क्यों ऐसा प्रेशर बनता है वो बता रहे हैं, ठीक है। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है और उसकी वजह से अल्टीमेटली फ्रॉड होता है। इन द सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंस लिखा है मैंने, सबसे बड़ा लॉ, सबसे बड़ा लॉ, ठीक है। देखिए जस्ट गाइस, आपका सबसे बड़ा आपका लॉ है। सपोज लॉ चेंज हो गया,
नए लॉ रूल्स रेगुलेशंस में कंपनी के ऊपर रिक्वायरमेंट्स आ गई, रॉ मटेरियल यही क्वालिटी का खरीदना है, यही मशीनें यूज करनी है, यही सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, इसके ऊपर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। न्यू न्यू लॉ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में पुट लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड लॉट ऑफ थिंग्स विच कंपनी नीड टू फॉलो। ये सब सारी चीजें फॉलो करनी है तो एवरीथिंग नीड्स कॉस्ट मनी, इससे उनकी मार्जिन्स बहुत कम हो सकती है, दे में कम इन लॉसेस। इसलिए हमेशा देखना चाहिए कि कोई नए लॉ लीगल रिक्वायरमेंट्स है विच आर पुटिंग प्रेशर ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लॉ से छोटा है आपका मार्केट में अगर हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन और सैचुरेशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, ठीक है, कट थ्रोट कंपटीशन है, इस वजह से भी बिकॉज दिस कट थ्रोट कंपटीशन, करेक्ट, प्रेशर बन सकता है कंपनी के मैनेजमेंट पे कि यार प्रॉफिट्स को अच्छा करके बताओ, नहीं तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मार्केट में बिजनेस फेलियर्स, सबसे बड़ा लॉ से भी छोटा मार्केट छोटा बिजनेस, अगर बिजनेस फेलियर्स है, बहुत सारे बिजनेस फेलियर्स है फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस, करेक्ट, बिजनेस फेलियर्स है, वापस इट पुट्स प्रेशर डालता है मैनिपुलेशन के लिए। फिर कस्टमर, उससे छोटे कस्टमर, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है इन कस्टमर डिमांड, कोई प्रोडक्ट की डिमांड कंटिन्यूसली बहुत कम हो रही है। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कौन खरीदता है यार, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कौन खरीदता है, कोई चीज की डिमांड अगर बहुत ड्रास्टिकली कम हो रही है, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड, इट अगेन पुट्स प्रेशर ऑन दोज हु आर डूइंग अकाउंटिंग। ऑपरेटिंग लॉसेस, बहुत सारे ऑपरेटिंग लॉसेस हुए हैं, फोरक्लोजर मतलब एसेट्स अपने पास में पोजीशन लेके धमकी है बेच देंगे, बंद कर देंगे, हॉस्टाइल टेकओवर, ऑपरेटिंग लॉसेस की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है मैनेजमेंट के ऊपर कि लॉसेस को छुपाए, इस एंटिटी को, इस प्लांट को प्रॉफिट मेकिंग बनाए, लोग हम पे विश्वास करें, हमको इजीली फाइनेंस करे, इजीली हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट करे एंड सो ऑन। अगर हम बात करते हैं कैश फ्लो की, रिकरिंग नेगेटिव कैश फ्लो और इनएबिलिटी टू जनरेट कैश फ्लो, अर्निंग्स बढ़ रही है लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, मतलब सिर्फ हवा में एंट्री है अर्निंग की, अगेन इट क्रिएट्स प्रेशर। ध्यान देंगे, बहुत सिंपल है, लिसन गाइस, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की अगर जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर ऐसे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, और पहला फ्रॉड रिस्क फैक्टर प्रेशर और इंसेंटिव है। तो अगर आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर है प्रॉफिटेबिलिटी पे, स्टेबिलिटी पे, ये रीजन हो सकते हैं, लॉ ने कुछ चेंजेस करवाए उसकी वजह से, मार्केट कंडीशंस की वजह से, बिजनेस फेलियर्स की वजह से, उससे छोटे कस्टमर्स में इश्यूज, फिर ठीक है अकाउंटिंग, ऑपरेटिंग लॉसेस, कैश फ्लो, ऑल कनेक्टेड, ऐसी चीजें दिखे जो कंपनी पे प्रेशर क्रिएट कर रही है टू इंक्रीज द प्रॉफिट और मेंटेन द प्रॉफिट, करेक्ट, देन ध्यान दीजिए, अगर ऐसा है इट्स अ फ्रॉड, उसकी वजह से लोग फ्रॉड कर सकते हैं। देन एटीट्यूड, प्रॉफिट्स, एटीट्यूड, रैशनलाइजेशन मतलब स्ट्रांग रीजन होना, जो आपके पास स्ट्रांग रीजन है तो उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन, कुछ करने का कुछ नहीं करने का, दैट इज रैशनलाइजेशन। एटीट्यूड, ठीक है, नाउ लिसन गाइस, अगर एटीट्यूड बहुत ही बेकार है, हमको प्रॉफिट चाहिए एट एनी कॉस्ट, हमको प्रॉफिट चाहिए एट एनी कॉस्ट, कैसे भी हो कुछ भी हो हमको प्रॉफिट चाहिए, दैट्स इट, ठीक है, दैट इज अ वेरी डेंजरस एटीट्यूड, वेरी डेंजरस एटीट्यूड, बहुत ज्यादा ही अगर ये है उसकी वजह से भी फ्रॉड हो सकता है। अगर आप देखिए तो कंपनी में कुछ डिपार्टमेंट के लोग में एटीट्यूड है बहुत ज्यादा, ठीक है, उसे हमको सब समझता, करेक्ट, ये एटीट्यूड की वजह से भी बहुत सारी, अगर बहुत बेकार एटीट्यूड है, प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट ऐसा बोला है, डेवलपमेंट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, अगर ऐसा बोला हुआ है गाइज, देन इट्स एटीट्यूड बहुत खराब है, ठीक है, प्रॉफिट से प्रॉफिट चाहिए एट एनी कॉस्ट, अगर ऐसा बोला है देन इट इसकी वजह से फ्रॉड हो सकता है, इट इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ठीक है। देखिए वहां पे एग्जाम्पल्स क्या दिए हुए हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइज, जस्ट अ मिनट,
गिव मी अ मिनट। देखिए वन सेकेंड गाइस, बहुत सिंपल। अब ये एटीट्यूड इनका बहुत खराब है, प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट चाहिए। इस चक्कर में कुछ भी मैनिपुलेट करेंगे, वो रेवेन्यू एक्सपेंस कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे समझेगा एज अ ऑडिटर, हमको कैसे समझेगा कि इनका एटीट्यूड बहुत खराब है? हिट रिक्वायर्ड नर्डी फ्रेंड्स। आपको नर्डी का मतलब पता होगा, नर्डी मतलब बहुत ही शार्प इंटेलिजेंट जो होते हैं। अगर इनका इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ वायलेशन है, इन लोगों का इतिहास है गलत काम करने का, सिक्योरिटीज अदर लॉस को तोड़ने का इतिहास है, बार बार लॉ तोड़ते हैं। ये दिखाता है इनका एटीट्यूड खराब है, और इस चक्कर में ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करेंगे, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाएगी। आई स्टैंड फॉर, ठीक है, इंक्रीज, भयंकर इंटरेस्ट है। टॉप मैनेजमेंट लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होना चाहिए उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। रेवेन्यू की अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए, बुकिंग कितने, उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, प्राइसिंग कैसे होनी चाहिए, उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोसेस में, प्रॉफिट्स को बढ़ाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। दैट इज, ये भी दिखाता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग ठीक है, प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है। ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस जिसके वजह से फ्रॉड हो सकता है, करेक्ट। और हम लोग पढ़कर आए, प्रेशर, प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर आया बिकॉज ऑफ चेंज इन लॉ, बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन, बिजनेस कंडीशंस, कस्टमर्स की डिमांड कम हो गई, नए अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स, नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ एडजस्टमेंट्स आ गए, ऑपरेटिंग लॉसेस, कैश फ्लो प्रॉब्लम, इन सब के प्रेशर में फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। एटीट्यूड बहुत खराब है, कैसे समझेगा? हिस्ट्री है लॉ तोड़ने की, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। टैक्स मोटिवेटेड रीजंस, इन लोगों को टैक्स ही नहीं भरना, इन लोगों को टैक्स ही नहीं भरना है, ठीक है। दे वांट टू, जान दिख रहा है हमको, पता है जान, इनको एक पैसा गवर्नमेंट को टैक्स पे करने में इंटरेस्ट नहीं है। कुछ भी करो, बोले कोई भी मैनिपुलेशन करना है करो, टैक्स नहीं भरना, करेक्ट। दैट अगेन शोज बैड एटीट्यूड। रिलेशनशिप मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में की रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड है, आपस में प्रॉब्लम चल रहा है। कैसे समझ में आएगा प्रॉब्लम चल रहा है? ठीक है, डॉक्टर डीयू, कंटिन्यूस डिस्प्यूट चल रहे, झगड़े चल रहे, मेल चल रहे, ये इसको दोष दे रहा, वो उसको दोष दे रहा। ऑडिटर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल दिए, तुम इससे नहीं मिल सकते, उससे नहीं मिल सकते, इससे बात नहीं कर सकते, उससे बात नहीं कर सकते, ये टाइम पे नहीं आ सकते, वो टाइम पे नहीं आ सकते। डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है मैनेजमेंट, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ऐसे ही काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, डोमिनेट कर रहा है हर जगह पे। ऑडिट की प्रोसेस को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, ऑडिटर को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, उसको डरा रहा धमका रहा है, ऐसे काम करना चाहिए। अनरीजनेबल डिमांड्स 2 महीने का ऑडिट 1 महीने में कर दो, ठीक है। 10 लोगों की टीम नहीं आएगी, सिर्फ 5 लोगों की टीम आएगी, अनरीजनेबल डिमांड्स है। ये सब दिखा रहा है कि बहुत बेकार, इनके रिलेशंस खराब है, मैनेजमेंट गलत एटीट्यूड से काम कर रहा है। पर्सनल एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर रहा है, बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करना है। अगर प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, बिजनेस एक्सपेंस को पर्सनल कर दो, कम करने हैं बिजनेस को पर्सनल कर दो, पर्सनल को बिजनेस कर दो।
डिस्टिंग्विश ही नहीं कर रहा है, जैसा टारगेट है वो हिसाब से बोले करते जाओ। बड़ी बड़ी डेफिशिएंसी बताई है सिस्टम के अंदर, देखो प्रॉब्लम है, आपके लोग बराबर अकाउंटिंग नहीं कर रहे, बराबर पोस्टिंग नहीं कर रहे, बराबर ट्रायल बैलेंस नहीं बना, उसको ठीक नहीं कर रहे, रेक्टिफाई नहीं कर रहे। लेट्स फ्रीज गाइस वंस अगेन, ध्यान देंगे सब लोग। ऐसे इवेंट्स और कंडीशन जिसके वजह से फ्रॉड हो सकता है, विच में लीड टू फ्रॉड, उसको फ्रॉड फैक्टर बोलते हैं। 3 तरह के होते हैं, प्रेशर, एटीट्यूड, अपॉर्चुनिटी। 3 तरह के प्रॉब्लम्स है, प्रेशर प्रॉब्लम्स, एप्टीट्यूड प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटी वाले प्रॉब्लम्स। इसके एग्जाम्पल्स हमको देने हैं दोनों तरह के फ्रॉड में, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी और मिस अप्रोप्रिएशन में भी। अब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में प्रेशर वाली चीज है, प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भयंकर प्रेशर आ सकता है इन चीजों की वजह से। एटीट्यूड खराब है, प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट चाहिए, ठीक है, कैसे समझेगा, हिट नर्डी फ्रेंड्स है, इससे समझ में आता है कि क्या बहुत ज्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड मनी माइंडेड है, क्या हिस्ट्री है इनकी लॉ तोड़ने की, इंटरेस्ट बहुत ले रहे चीजों को बनाने में, टैक्स भरना ही नहीं चाहते, रिलेशन बहुत खराब हो गया दोनों के बीच में, बहुत डिस्प्यूट्स है, रिस्ट्रिक्शंस है, डोमिनेटिंग बिहेवियर है, अनरीजनेबल डिमांड्स है, ठीक है, पर्सनल कैपिटल, पर्सनल बिजनेस में बहुत इंटरचेंज करते रहते हैं, रेक्टिफाई नहीं करते। फिर अपॉर्चुनिटी, अगला फ्रॉड रिस्क फैक्टर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी। नाउ तू डीआरएस ले, तो डीआरएस लेकर के शॉर्टकट है। ऐसी कौन से सरकमस्टांसेस है जिसको देखकर ये लोग फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसको देखकर ये लोग एनकरेज होते हैं, अपॉर्चुनिटी मन में पैदा होती है फ्रॉड करने की। टैक्स हेवंस, अगर इनके बहुत सारे ब्रांचेस, सब्सिडरीज, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स फॉरेन कंट्रीज में है, फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसे फॉरेन कंट्रीज जहां पे कॉर्पोरेट लॉ बहुत वीक है, टैक्स लॉ बहुत वीक है, कोई परमिशंस नहीं लेनी पड़ती, कोई खास रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने पड़ते, कोई सबमिशंस नहीं करने पड़ते, सबमिशंस भी नहीं करने पड़ते। अगर ऐसा है, इफ दिस इज द केस, ठीक है, तो बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रांजैक्शंस अगर बहुत ज्यादा वीक कंट्रीज के अंदर, तो वहां पर मैनिपुलेशन कर सकते, किसी को पता भी चलेगा। इट एनकरेजेस, अपॉर्चुनिटी है ये। अनयूजुअल, हाई कॉम्प्लेक्स, सिग्निफिकेंट, अगर बहुत अनयूजुअल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ग्रुप का, मल्टीपल्स होल्डिंग है, सब्सिडरीज है, एसोसिएट, क्रॉस होल्डिंग है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, अनयूजुअल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ट्रांजैक्शंस है, किसी को चीजें समझना बहुत मुश्किल होने वाला है, तो उसका फायदा उठाकर अपॉर्चुनिटी यहां पे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने का। फिर डोमिनेटिंग स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस है, हम जैसा बोलेंगे वैसा लोगों को करना पड़ेगा। जब हम बोलेंगे कि अभी हम प्राइस बढ़ाकर दे रहे हैं, 31 मार्च के बाद डिस्काउंट दे देंगे, तो लोग फॉलो करेंगे। डोमिनेटिंग पोजीशन अगर है, डोमिनेटिंग पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है, तो उसका अपने पावर का दबदबा यूज करके ये लोग अपॉर्चुनिटी है एफएफआर, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने की। सिग्निफिकेंट रेट बाय ट्रांजैक्शन, जैसा हम बोलेंगे वैसा वो करेंगे। फिर अपॉर्चुनिटी, सिग्निफिकेंट रेट बाय ट्रांजैक्शन नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। फिर अपॉर्चुनिटी गलत काम करने की, सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स है, ठीक है, फिर अपॉर्चुनिटी उसमें गड़बड़ करने की। टैक्स हेवंस में बहुत सारी चीजें है, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अनयूजुअल हाई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये है, फिर अपॉर्चुनिटी। डोमिनेटिंग पोजीशन है हमारे हिसाब से काम चलेगा, फिर अपॉर्चुनिटी। रेट बाय ट्रांजैक्शंस है, वो भी नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फिर अपॉर्चुनिटी। सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स है, फिर अपॉर्चुनिटी। आपको ये एक एक क्वेश्चन आएगा कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में प्रेशर के वजह से, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ प्रेशर और इंसेंटिव, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकता है बिकॉज ऑफ बैड एटीट्यूड, ठीक है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी, एग्जांपल्स। ये पूरा मॉड्यूल से लिया हुआ हमने, इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर वापस मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो यहां पे हमने देखा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कारण क्या क्या हो सकते हैं, वैसे मिस अप्रोप्रिएशन का रूट कॉज हो सकता है वापस प्रेशर बहुत ज्यादा, और मॉड्यूल में प्रेशर वाले पॉइंट्स को भी बहुत ध्यान दिया। पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, बहुत बड़े बड़े लोन है इनके ऊपर, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, और इस वजह से, ठीक है, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, और इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन सामने वाले पे भयंकर, ठीक है, भयंकर सामने वाले पे प्रेशर है चोरी करने का, क्योंकि पर्सनल लाइबिलिटीज कैसे पे ऑफ करेंगे।
ठीक है, फिर देखिए ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है। एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, ओवरऑल मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में जो रिलेशनशिप वो इतनी अच्छी नहीं, खराब है। कब होती है एडवर्स? ये एडवर्स रिलेशनशिप की वजह से भी प्रेशर क्रिएट होता है चोरी करने का। एडवर्स रिलेशनशिप कब होती है? जब पता होता है कि यार हमको निकालने वाले, नोन और पता है या फिर एंटीसिपेट कर हमको निकालने वाले, नोन और एंटीसिपेटेड लेआउट्स, ठीक है, रीसेंट और एंटीसिपेट चेंजेस टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन। पता है इनको कि भाई हमको निकालने वाले हैं, पता है कि रेम्यूनरेशन कम करने वाले हैं, कॉम्पनसेशन कम करने वाले हैं, प्रमोशन नहीं देने वाले हैं। अगर ऐसे एडवर्स रिलेशनशिप है, वो भी प्रेशर क्रिएट करता है कि भाई पैसा जाने वाला है, मंथली सैलरी बंद होने वाली है, जहां से चोरी कर सकूं, जितनी चोरी कर सकूं कर लो। ठीक है, तो दो ही पॉइंट है और ये इसी का सब पॉइंट है। तो प्रेशर, दो चीजों की वजह से प्रेशर आ सकता है, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और एडवर्स रिलेशनशिप, एंटिटी और एम्प्लॉयज के बीच में रिलेशनशिप बराबर नहीं है। क्यों नहीं है वो देख सकता है। ये दो चीजों की वजह से एम्प्लॉयज पे प्रेशर आता है चोरी करने का। अपॉर्चुनिटी, ये भी पूछा हुआ है। अपॉर्चुनिटी, एग्जाम्पल्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी जिसकी वजह से चोरी होती है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होता है। जिसकी वजह से चोरी होती है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होता है। ठीक है, ध्यान देंगे। अपॉर्चुनिटी फॉर मिस अप्रोप्रिएशन, लिसन गाइस, अगर दिख रहा है कि जो एसेट्स है वो बहुत ही, एसेट्स के जो फीचर्स कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो चोरी बहुत आसान बनाते हैं। एग्जाम्पल, फिक्स एसेट, सपोज बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा सा फिक्स एसेट्स है, इजीली छोटे साइज में, इजीली मूवेबल, इजीली सेलेबल, इजीली मार्केटेबल, और कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है। इफ देयर इज नो आइडेंटिफिकेशन मार्क, करेक्ट, तो भाई साहब, ठीक है, यहां पर चोरी होने के चांस है, यहां पे चोरी होने के चांसेस है। अपॉर्चुनिटी है, इट्स अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, इट इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। ठीक है, लिसन गाइज, वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर ऐसे कोई भी चीज है जो बढ़ाता है प्रोबेबिलिटी, चोरी की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है, दे आर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। और यहां पर अपॉर्चुनिटी में, कैसे अपॉर्चुनिटी की वजह से लोग चोरी करते हैं। ठीक है, लेट्स सी गाइस, अगर कोई भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, एग्जांपल है फिक्स एसेट, इजीली स्मॉल, सेलेबल, मार्केटेबल, नो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ठीक है, इसके वजह से, इसके वजह से फ्रॉड हो सकता है। इजीली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, इजीली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कंप्यूटर चिप्स और डायमंड्स है। बॉन्ड्स बड़े आसानी से, देखो पहले फिक्स एसेट की बात की, उसके नीचे इन्वेस्टमेंट है उसकी बात की, इजीली सेलेबल बॉन्ड्स है, बेयरेबल बॉन्ड्स, कंप्यूटर चिप्स है, इसकी वजह से फ्रॉड हो सकता है। इन्वेंट्री आइटम, स्मॉल इन साइज, हाई इन वैल्यू, हाई डिमांड इन्वेंट्री है, बड़े आसानी से बिक जाएगी, इसकी वजह से चोरी हो सकती है। लार्ज कैश इन हैंड है, नजरों में आ गई है, इसकी वजह से चोरी हो सकती है। तो अगर एसेट्स के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से चोरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिक्स एसेट का बहुत इजीली सेलेबल, मूवेबल होना, बॉन्ड्स होना, बेयरर बॉन्ड्स होना, इजीली कन्वर्टेबल इन मनी होना, इन्वेंट्री बहुत बड़े लेवल पे, कैश बहुत बड़े लेवल पे है, ये अपॉर्चुनिटी इनकरेज करती है चोरी करने की। सिस्टम्स बहुत वीक, ठीक है, सिस्टम बराबर नहीं है। फिजिकल सेफगार्ड, लॉक एंड की, गोडाउन में एसेट नहीं रखे, ठीक है, इसकी वजह से चोरी हो सकती है। फिर जो लोग एक्सेस करते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, प्रॉब्लम है। ऑथराइजेशन नहीं है, कौन एक्सेस करेगा, कोई नया बंदा, ऑथराइजेशन सिस्टम भी नहीं है, ठीक है, तो फिजिकल सेफगार्ड्स नहीं है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन बराबर नहीं है, ठीक है, रिकॉर्ड्स बराबर मेंटेन नहीं करते, रिकॉर्ड्स कौन एक्सेस कर रहा है वो नहीं करते, रिकंसाइल नहीं करते, रिकॉर्ड्स में कितना एक्चुअल कितना एसेट है, इट्स नॉट रिकंसाइल्ड, ठीक है। सीनियर मैनेजमेंट का ओवरसाइट ध्यान नहीं है, आईटी की तो उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। एम्प्लॉयज को कंटिन्यूस हर साल लीव पे भेजना पड़ता है 10 दिन 15 दिन, ताकि ये समझ सके वो जब जाएगा तो उसके पीठ पीछे कोई और उसका काम चेक करे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वेरी गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो जब आप देखो
कि भाई ये एसेट्स बड़े इजीली सेलेबल मूवेबल है, इट विल लीड, इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्रॉड, ठीक है, डेफिशिएंसीज, इनएडिक्वेट कंट्रोल्स है, इट कैन लीड टू फ्रॉड। एटीट्यूड, केयरलेस है, बहुत ही केयरलेस, इनके रहते बहुत चोरियां हो जाएगी, कोई स्टेप नहीं लेते गलतियों को ठीक करने का, ठीक है, केयरलेस एटीट्यूड, कोई स्टेप नहीं लिया ताकि रिस्क को रिड्यूस कर सके, केयरलेस, जो सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं बनाया चीजों को बेहतर करने के लिए, जो सिस्टम है उसको भी फॉलो नहीं कर रहे, ओवरराइड कर रहे, ठीक है, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं हो रहा, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, मिस अप्रोप्रिएशन, और छोटी मोटी गलतियां हम ही खुद मान लेते हैं, ठीक है। तो एटीट्यूड अगर हमारा केयरलेस है, हम सीरियस सिंसियर नहीं है, करेक्ट, तो फिर अगेन इट विल लीड टू फ्रॉड। गाइस बहुत लंबा चौड़ा था, अंडरस्टैंड। फ्रॉड रिस्क फैक्टर मतलब ऐसे फैक्टर जिसको देखकर लगता है कि ऐसे फैक्टर जिसको देखकर लगता है फ्रॉड हो सकता है। 6 देखे हम लोगों ने। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में प्रेशर सिचुएशन के एग्जांपल्स देखे जिसकी वजह से एफएफआर हो सकता है। एटीट्यूड अगर प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, उसकी वजह से एफएफआर हो सकता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी अगर है उसकी वजह से एफएफआर हो सकता है। सेम 3 रीजन जिनकी वजह से चोरी हो सकती है, प्रेशर की वजह से, अपॉर्चुनिटी की वजह से, एटीट्यूड की वजह से। गाइज इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए। आप ध्यान रखना, डायरेक्ट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से कभी कभी सवाल नहीं पूछते, ऐसे पूछ लेंगे इंसेंटिव प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन, ऐसा पूछ लेंगे आपको। अगर ऐसा बोला मतलब ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर। देखिए यहां पे एग्जांपल, फ्रॉड रिस्क फैक्टर, आप अपॉर्चुनिटी वाला जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, कैसे अपॉर्चुनिटी के वजह से लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटी की वजह से लोग कैश की चोरी करते हैं, बस उतना पोर्शन बताओ अपॉर्चुनिटी वाला। सुनिए ये अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन लिखा है मैंने, आंसर तो यही चार्ट में है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला जो चार्ट देखा उसी में आंसर है। लेकिन फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, अपॉर्चुनिटी एज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर इन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके एग्जांपल अलग है। एंड अपॉर्चुनिटी एज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर इन मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, उसका आंसर अलग है। देखो हमारी टीम से भी गलती है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, यहां नहीं होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हम चार्ट में पढ़कर आए, वहां पे समझ में आ गया, ठीक है, क्या लिखना है। अब फ्रॉड इंडिकेटर्स, कौन बताएगा मुझे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड इंडिकेटर्स? ठीक है, मुझे बताइए क्या डिफरेंस है, क्या किसी को पता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फ्रॉड इंडिकेटर्स? क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के और फ्रॉड इंडिकेटर में क्या फर्क होता है? दोनों में फर्क क्या है? बहुत ही प्यारा सा फर्क है और यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए एग्जाम्पल्स बताइए, वो ऐसा उनका क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। कॉन्सेप्ट नंबर 240.060, फाड़ू का पेज नंबर 33। इंडिकेटर, इसमें फर्क क्या है? देखिए बहुत सिंपल सा फर्क है। ऐसी चीजें जिसके वजह से फ्रॉड हो सकता है, दैट इज फ्रॉड रिस्क फैक्टर। और ऐसी चीजें, ठीक है, जिसको देखकर लगता है फ्रॉड हो चुका है, उसको बोलते हैं इंडिकेटर। पैरेलल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक बंदा गाड़ी जो है बहुत ही रैश ड्राइव कर रहा है, एकदम से स्पीड बढ़ाना, एकदम से कम करना, एकदम से ब्रेक लगाना, कभी लेफ्ट कभी राइट, इसका पक्का एक्सीडेंट होने वाला है। इसके वजह से, ठीक है, इसके वजह दिख रहा है, इसकी वजह से इसका एक्सीडेंट हो सकता है। बहुत ही बदतमीजी से गाड़ी चला रहा है, इसकी वजह से फ्रॉड हो सकता है। दैट्स अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। फ्रॉड इंडिकेटर मतलब, ठीक है, हम बंदे को देख रहे हैं, टूटी फूटी उसकी बाइक है, थोड़ा सा इंजर्ड दिख रहा है बंदा, मतलब इसका एक्सीडेंट हो चुका है।
जिसको देखकर लगे फ्रॉड हो सकता है, विच इंक्रीजेस प्रोबेबिलिटी, दैट इज फ्रॉड रिस्क फैक्टर। जिसको देखकर ऐसा लगे कि फ्रॉड हो चुका है, फ्रॉड हैज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है, दैट इज फ्रॉड इंडिकेटर। 3 तरह के फ्रॉड इंडिकेटर है। अजीबो गरीब अनयूजुअल चीजें दिखना अकाउंटिंग सिस्टम में और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, डिस्क्रिपेंसीज दिखना, अजीबो गरीब चीजें दिखना, दैट्स अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। फिर बहुत सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट करना, मिसिंग एविडेंस होना, दैट्स ए इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड। अकाउंटिंग सिस्टम और रिकॉर्ड्स में बहुत अनयूजुअल चीजें नजर आ रही है, एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। बहुत सारा कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस है, अगेन दैट इज ए इंडिकेटर। फिर मैनेजमेंट के साथ बहुत झगड़ा चल रहा है, अगेन दैट इज ए इंडिकेटर। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। लेट्स सी एग्जांपल, ध्यान दीजिए। हम लोग क्या देख रहे हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम और रिकॉर्ड को एक्सेस किया गया है अनयूजुअल टाइमिंग्स पे, जिसकी जरूरत नहीं थी। सुबह ठीक है, सुबह 9 बजे के पहले, रात को 9 बजे के बाद, ठीक है, एक्सेस किया हुआ है। कभी रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। इट्स ए इंडिकेटर किसी ने मैनिपुलेशंस किए हैं, ठीक है। फिर एक्सेस है, इंडिकेटर इससे भी और सीवियर। ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग लेट हो रही है या फिर आधी अधूरी अकाउंटिंग हो रही है, पूरे डिटेल्स नहीं जा रहे, क्यों नहीं कर रहे? कोई कुछ छुपाना चाहता है, इंडिकेटर। ट्रांजैक्शन तो एंटर हुए लेकिन अनऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, बिना अप्रूवल के ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गया, या फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे। अजीबोगरीब टाइम पे एक्सेस होना, ठीक है, किसी ने मैनिपुलेशन किए है। ट्रांजैक्शंस लेट एंट्री होना, किसी ने मैनिपुलेशंस किए हैं, ठीक है। ऑथराइजेशन दिखना, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिखना, किसने मैनिपुलेशन किए हैं। लास्ट मोमेंट पे बहुत एंट्रीज, भयंकर, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है प्रॉफिट्स पे, ये मैनिपुलेशन लग रहा है हमको। आखिरी मोमेंट पे इतनी बड़ी बड़ी एंट्री, मैनिपुलेशन लग रहा है। कंप्लेंट्स आना मार्केट में कि इन्होंने मैनिपुलेशन की है, विसल ब्लोइंग होना, टिप्स कंप्लेंट्स होना, अगेन दैट इज अ इंडिकेटर। सबसे पहले एक्सेस अजीबोगरीब टाइम पे, इंडिकेटर। ट्रांजैक्शन लेट बुक होना, आधे अधूरे, इंडिकेटर। बिना ऑथराइजेशन के या बिना सपोर्ट डॉक्यूमेंट के, इंडिकेटर। आखिरी में बड़े बड़े एडजस्ट होना, इंडिकेटर, फ्रॉड हुआ है। टिप्स और कंप्लेंट्स मिलना, विसल ब्लोइंग की कंपनी में गड़बड़ चल रही है, इट्स ए इंडिकेटर। कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस, अगर आप ऑडिट करने का आपको मिसिंग एविडेंस दिख रहे हैं, देखो हमने उसको बराबर चार्ट में मिसिंग एविडेंस दिख रहे हैं। मिसिंग एविडेंस मतलब क्या, ठीक है, व्हाट डू मीन बाय मिसिंग एविडेंस? है इतना सिस्टम डेवलपमेंट हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को चेंज किया गया, उसको डेवलप किया गया, नया वर्जन हुआ, प्रोग्राम्स को चेंज किया गया, इतना सिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बदल रहे, उसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बदल रहे, उसको इंप्रूव कर रहे, चेंजेस ला रहे, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिसिंग है, ठीक है। क्यों मिसिंग है? कोई बंदा चीजें छुपाना चाहता है, फ्रॉड हुआ है। सिस्टम के अलावा इन जनरल बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गायब है, उसके जगह फोटोकॉपीज है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, कोई चीजें छुपा रहा है हमसे। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी गायब हो गए, कोई चीजें छुपा रहा है हमसे। कैंसल चेक गायब है, अरे कैंसल, अगर चेक कैंसल हो चुका है सही में तो फिर गायब क्यों है? कुछ और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गायब होना, ये सब इंडिकेटर्स है। सिस्टम डेवलपमेंट के डॉक्यूमेंट्स गायब रहना या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गायब रहना, कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक भी गायब हो जाना, और दो स्पेशल है, कैंसल चेक्स गायब हो जाना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाना। कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, कुछ गड़बड़ की है लोगों ने, उसको छुपा रहे हैं, इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड है। कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस किसी भी एरिया में, अनयूजुअल माइका,
अनयूजुअल चेंजेस, बैलेंस शीट ट्रेंड्स, कुछ भी चेंज आ रहे हैं, ठीक है। सेल किसी भी रेट से ग्रो रहा है, इंडस्ट्री से अनयूजुअल इंक्रीज डिक्रीज ऑफ इनकम एक्सपेंस रेशियोज, कुछ गड़बड़ हुई है। मिसमैच मिल रहा है बहुत कंफर्मेशन और रिकॉर्ड्स में, यार कुछ गड़बड़ हुई है लग रहा है। इनकंसिस्टेंट, अजीबोगरीब, वेग रीजंस दे रहे हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर में जो डिफरेंस आ रहे हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर में कंपैरिजन करते हैं, वेग रीजंस दे रहे हैं लोग, ठीक है। देन कंफर्मेशन ही नहीं आ रहे जितने आने चाहिए, क्यों नहीं आ रहे कंफर्मेशन, कुछ गड़बड़ है। डॉक्यूमेंट्स में व्हाइट इंक लगा है, अल्टरेशन किया हुआ है, गड़बड़ है। अनयूजुअल चेंजेस दिखना, यार ये तो अजीबोगरीब है, अजीबोगरीब है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, नॉर्मल से हटके ही है, नॉर्मल से हटके, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। मिसमैच बहुत मिल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। इनकंसिस्टेंट, वे कुछ भी जवाब दे रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अल्टर किया चीजों को, कुछ तो गड़बड़ है। स्पेसिफिक एरिया, इन्वेंट्री में फिजिकल इन्वेंट्री एक्चुअल इन्वेंट्री मैच नहीं हो रही, कुछ तो गड़बड़ है। रिकंसिलेशन मैच नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है। मैच क्यों नहीं हो रहा? किसी ने स्टॉक की चोरी तो नहीं की? ट्रेड रिसीवेबल्स में बड़े बड़े एडजस्टमेंट एंट्रीज है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। आपने जो कंट्रोल अकाउंट्स, वो अकाउंट होते हैं जो बनाए जा रहे टू इंश्योर चीजें कंप्लीट है, एक्यूरेट है। क्लास में डिस्कस करते हैं हम, जो जिससे चीजें कंप्लीट है, एक्यूरेट है। ये कंट्रोल अकाउंट्स में और सब्सिडरी लेजर्स में डिफरेंस आ रहा है, नहीं आना चाहिए था, गड़बड़ है। लिसन गाइज, हम लोग देख रहे हैं कि कौन से इंडिकेटर्स है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको देखकर लगता है फ्रॉड हो चुका है, ठीक है। डिस्क्रिपेंसीज होना, अकाउंटिंग सिस्टम रिकॉर्ड में फ्रॉड हो चुका है, कॉन्फ्लिक्टिंग मिसिंग एविडेंस दिखना है, फ्रॉड हो चुका है। प्रॉब्लमैटिक अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, टाइम को लेकर बहुत पंगे चल रहे दोनों के बीच में, बहुत प्रॉब्लमैटिक अनयूजुअल रिलेशनशिप, ठीक है। मैनेजमेंट बहुत कम समय दे रहा ऑडिट करने के लिए, बहुत झगड़े चल रहे हैं। एक तो टाइम कम दे रहा, ऊपर से बहुत ज्यादा डीले, अनयूजुअल डीले इन प्रोवाइडिंग, टाइम को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है, कम टाइम दे रहे हैं, लेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दोहरी मार है, डिनाई कर रहे हैं। टीसीडब्ल्यू को नहीं मिलना, सिस्टम डेवलपमेंट वाले को नहीं मिलना, आईटी वाले को नहीं मिलना। देखो टीसीडब्ल्यू सबसे बड़ा, उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट, फिर आईटी ऑपरेशन, उसके बाद सिक्योरिटी स्टाफ, एम्प्लॉयज, वेंडर्स, कस्टमर्स, ठीक है। इन सब से नहीं मिलना, डिनायल, प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप है भैया। एक्सेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी नहीं दे रहा कि भाई हमको कैट सॉफ्टवेयर यूज करना है, कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स, वो भी नहीं मिलेगा। टाइम को लेकर गड़बड़ होना, डिनायल को लेकर गड़बड़ होना, मैनेजमेंट ने भर भर के कंप्लेंट्स करना ऑडिटर के अगेंस्ट, जानबूझकर हमको डाइवर्ट कर रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पता है ऑडिटर अगर अंदर घुस गया तो पूरा फ्रॉड निकाल लेगा। अनविलिंगनेस टू एड्रेस इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी, मैनेजमेंट कंप्लेंट कर रहा है ऑडिटर का, ऑडिटर कंप्लेंट कर रहा है उनको कि भाई ठीक करो इंटरनल कंट्रोल, वो मान नहीं रहे उनकी बात, वो हमारे कंप्लेंट कर रहे हैं, एक तो हमारी बात मान नहीं रहे, ऊपर से हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपका इंडस्ट्री में बाकी लोगों से पॉलिसीज मैच नहीं हो रहा, एस्टिमेट्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे, सब इंडिकेटर है, कोई अपने गलत चीजों को छुपाना चाहता है। टाइम की मारामारी, प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप, डिनायल, प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप, कंप्लेंट्स करना, हमने उनको बता, वो हमारी कंप्लेंट कर रहे हैं, हम उनको बता रहे तुम्हारी क्या गलती है, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज मैच नहीं होना, एस्टिमेट्स बहुत बार बार इंडस्ट्री से मैच नहीं हो रही, बार बार बदल रहे, ऑल दीज आर इंडिकेटर्स। गाइज बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते हैं इसमें, देखिए बार बार बताया, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में मिसमैच है, डिस्क्रिपेंसी है। जस्ट मिनट गाइस, देखिए यहां पे फ्रॉड के इंडिकेटर्स बार बार बोला है, 4 इंडिकेटर्स बताओ,
कुछ ऐसे इंडिकेटर्स बताओ जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के डिस्क्रिपेंसी से कनेक्टेड हो, जिसको देखकर लगे फ्रॉड हो चुका है, अजीबोगरीब चीजें मिलना फ्रॉड हो चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो, ये मे 20 आरटीपी के अंदर आया हुआ है, मे 20 आरटीपी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। फिर उसके नीचे क्वेश्चन है, उसके नीचे क्वेश्चन है 240.12। ये 240.12 है कि आप बताओ डिस्क्रिपेंसीज के एग्जांपल्स दो कुछ, एटलीस्ट एनी 4, सारे लिख कर आओ, जितने याद है उतने पूरे लिख कर आओ, भले ही वो 4 बोले 5 बोले, अगर आपके पास में टाइम है तो सारे लिख के आना है, सारे के सारे लिख कर आना है। फिर कॉन्फ्लिक्टिंग या मिसिंग एविडेंसेस, 5 एग्जाम्पल दो कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंसेस के। हम अब ये पढ़ के आए, रिकॉर्ड्स में अनयूजुअल चीज दिखना इंडिकेटर है फ्रॉड का, बहुत सारी मिसिंग चीजें रहना या कॉन्फ्लिक्ट होना, चीजें मैच नहीं होना, इंडिकेटर है फ्रॉड का। मैनेजमेंट ऑडिटर के बीच में प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप होना इंडिकेटर है फ्रॉड का, फ्रॉड हुआ यहां पे। हम पढ़कर है वही चार्ट में सेम 240.060 में। टू 40.15 मे 19 मॉक में, ओल्ड कोर्स में तो मे 18 एग्जाम, मे 19 मॉक, मे 21 मॉक। ठीक है, प्रॉब्लमैटिक अनयूजुअल रिलेशनशिप, प्रॉब्लमैटिक अनयूजुअल रिलेशनशिप्स इज ए इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड। देखो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके, फ्रॉड मतलब समझ चुके, दो तरह के फ्रॉड मतलब समझ चुके, दो तरह के फ्रॉड होते समझ चुके, उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हो समझ चुके, फ्रॉड रिस्क फैक्टर हम लोग समझ चुके जिसके वजह से फ्रॉड होता है, इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड हम लोग समझ सके कि भाई इसके इंडिकेटर दिखला है मतलब फ्रॉड हो चुका है। ठीक है, अब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस देखो, 17 का स्टडी मटेरियल, मे 19 का आरटीपी, स्टडी मटेरियल ऑफ 20, नवंबर 20 का आरटीपी, नवंबर 20 एग्जाम, स्टडी मटेरियल 21। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या है ये? कॉन्सेप्ट नंबर 240.12, फाड़ू का पेज नंबर 34, फाड़ू का पेज नंबर 34। टू 40.120, 120। सुनिए, ऑडिटर ऑडिट करने जाता है और वहां पे वो कैश के अंदर मैनिपुलेशंस दिखती है, उसको डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है, डिटेक्ट करता है कि कैश के अंदर चोरी हुई है 20 लाख रुपए की, मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करता है। ऑडिटर देखता है कि फाइनेंशियल आइटम्स में मैनिपुलेशंस है और फ्रॉड की वजह से है, सस्पेक्टेड फ्रॉड की वजह से है, जाकर बताता है मैनेजमेंट को। अगले दिन देखता है जिसने फ्रॉड किया है उसको प्रमोशन मिल गया है, वो और पावरफुल बन गया है और उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। ऑडिटर कंफ्यूज होता है, पागल हो जाता है। एक तो यहां पे प्रॉब्लम्स दिख रहे, फ्रॉड दिख रहे, सस्पेक्टेड फ्रॉड दिख रहा, ऊपर से इस बंदे को प्रमोट किया जा रहा है, सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ऑडिटर इज हाईली कंफ्यूज, ये हो क्या रहा है? फ्रॉड मिल रहा है और फ्रॉडस्टर को सपोर्ट किया जा रहा है, फ्रॉड को कंसील किया जा रहा है। इसको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बोलते हैं। ऑडिटर कंफ्यूज होता है कि असाइनमेंट करना है कि नहीं करना है, विश्वास उठ जा रहा है मैनेजमेंट के ऊपर से। 3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस मिले, फ्रॉड के बारे में जानकारी मिली है, जिसको किसी को रिपोर्ट करना है क्या, एज पर लीगल रिक्वायरमेंट। LR मतलब लीगल रिक्वायरमेंट, RR मतलब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, P मतलब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। लीगल रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किसको रिपोर्ट करने की जरूरत है क्या, पहले रिपोर्ट कर दो। MC को रिपोर्ट करना, रिपोर्ट कर दो। फिर सोचो विड्रॉ करना चाहिए क्या। क्या सही में हालत इतनी खराब हो गई, हम पूरा विश्वास खो चुके हैं मैनेजमेंट के ऊपर का, सभी मैनेजमेंट, मेजॉरिटी मैनेजमेंट के ऊपर का। क्या विड्रॉ, फिर वो सोचो, अगर विड्रॉ करने का सोचा तो फिर किस किस को बताना पड़ेगा। अगर विड्रॉ करने का सोचा तो किस किस को बताना पड़ेगा, किस किस को रिपोर्ट देना पड़ेगा। इफ यस,
इफ यस तो किस किस को बताना पड़ेगा, किस किस को रिपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है, वो भी सोचो कि भाई जैसे रिजाइन किया तो आपको आरओसी को बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट कंपनी सीएनजी को बताना पड़ेगा, ठीक है, हो सकता है आपको सेबी को, जहां सेबी को बताना पड़े, एक्सेप्ट तो जब अगर फ्रॉड, सस्पेक्टेड फ्रॉड है और मैनेजमेंट को और ऑडिटर को सपोर्ट नहीं मिल रहा, मैनेजमेंट अजीबोगरीब चीजें कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जिसमें सोचना पड़ेगा कंटिन्यू करे या ना करे। तीन बातें करनी पड़ती, पहले ये सर्कमस्टांसेस के बारे में किसको बताऊं, फिर सोचना पड़ता है विड्रॉ करूं कि नहीं करूं, और अगर विड्रॉ करूंगा तो मैंने मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी और जो भी लोग हैं उन सबको इन्फॉर्म करना चाहिए विड्रॉल के बारे में। देखिए, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के नाम से क्वेश्चन आता है, या फिर देखो यहां पे क्या लिखा है, नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, चैलेंजिंग एबिलिटी टू कंटिन्यू, नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू, तो फिर आपको ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस और उसके 3 स्टेप्स बताने पड़ेंगे। नाउ आप आइए 240.16 पे, 240.16 पे आइए, May 21 आरटीपी में आया, ये May 21 आरटीपी में आया। किसकी जिम्मेदारी है फ्रॉड को प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना? 240.13 फाड़ू पे, पेज नंबर 35 पे, ठीक है, पेज नंबर 35 पे आते हैं, देखिए यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर फॉर फ्रॉड डिटेक्टेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है और उसी में इसके बारे में लिखा हुआ है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कंपनी के अंदर एंटिटी को फ्रॉड से, ठीक है, एंटिटी के अंदर फ्रॉड प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फ्रॉड को प्रिवेंट किया जाए, फ्रॉड हुआ होगा तो उसको डिटेक्ट किया जाए, ये टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। दे शुड फोकस ऑन फ्रॉड प्रिवेंशन एंड फ्रॉड डिटरेंस। फ्रॉड नहीं होना चाहिए, लोगों ने घबराना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। बाय रिड्यूसिंग अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड, by creating and informing about fraud detection and punishment system. Primary responsibility to prevent fraud and to detect fraud is TCWG and management. उन्हें फ्रॉड प्रिवेंशन करना चाहिए। जितनी ऐसे सिस्टम्स डेवलप करो कि फ्रॉड करने की अपॉर्चुनिटी कम से कम होती चली जाए। फ्रॉड, लोगों को डर बताओ, डराओ, फ्रॉड करोगे तो डराओ, उनको इन्फॉर्म करो कि अगर फ्रॉड किया तो कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे पनिश करते हैं। फ्रॉड डिटरेंस, डराना धमकाना, उनको चेतावनी देना, ठीक है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, इसके लिए उन्होंने फ्रॉड प्रिवेंशन भी करना चाहिए, डिटरेंस भी करना चाहिए। ऑडिटर की जिम्मेदारी है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, ये बताना एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन है तो एक कदम आगे जाके बताना, इज इट बिकॉज ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन, इज इट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। इसके लिए सारे मटेरियल आइटम्स चेक करना, आर दे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट विद रीजनेबल अश्योरेंस। और मिसस्टेटमेंट दोनों के हो सकते हैं, फ्रॉड एरर। बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव समझा दिया। प्राइमरी जिम्मेदारी तो इनकी है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझा दिया, ठीक है। अब अपनी जिम्मेदारी के लिए फ्रॉड रिस्क, किसी भी कंपनी में जाता है तो देखता है फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है क्या, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है क्या, और फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स की वजह से फ्रॉड रिस्क है क्या, वेदर देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, उसी को फ्रॉड रिस्क बोलते हैं, ठीक है। वो देखो उसका काम है फ्रॉड रिस्क समझना, और फ्रॉड रिस्क को आइडेंटिफाई, डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि केयरफुली फ्रॉड्स को डिजाइन किया जाता है, बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी, माइन्यूट डिटेल्स में, जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, उसको कंसील किया जाता है, 2-3 लोग मिलकर कोल्यूजन रहता है। फॉर्जरी, नकली सिग्नेचर करना, जानबूझ के ट्रांजैक्शन को छोड़ देना, झूठी बातें लिखना। ऑडिटर की जिम्मेदारी है ओपिनियन देना, वो जाकर फ्रॉड रिस्क देखता है, फ्रॉड रिस्क को आइडेंटिफाई, डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है।
और अगर फ्रॉड के चांसेस इट्स अ वेरी बिग, अगर फ्रॉड के चांसेस उसको सिग्निफिकेंट रिस्क, बड़ी रिस्क माना जाता है। तो पहले शॉर्ट में बताया क्या उनकी जिम्मेदारी है, क्या ऑडिटर की जिम्मेदारी है। सब्सीक्वेंटली अगर कोई फ्रॉड मिलता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड है, इसका मतलब ऑडिट फेल हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको जाके देखना पड़ेगा एडिक्वेसी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, इसने बराबर रिस्क असेसमेंट किया था क्या, प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर तय की थी क्या, उसको एग्जीक्यूट करके एविडेंस कलेक्ट किया था क्या, इवैल्यूएट किया था क्या, कंक्लूजन्स बनाए थे क्या, रिपोर्टिंग की थी क्या, क्या इसने प्रॉपर प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, एविडेंस, कंक्लूजन बराबर डॉक्यूमेंट करके रखा। इफ आंसर इज यस, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो आपको समझाना है उनकी क्या जिम्मेदारी है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, और सब्सिक्वेंटली फ्रॉड मिला तो हम दोषी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहां पर तो सिर्फ शॉर्ट में समझाना था किसकी जिम्मेदारी है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, आगे क्वेश्चन है वहां पे पूरी बात कर रहे हैं वो लोग। May 21 आरटीपी में, ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स में, कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। डेफिनेटली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की है। उसके लिए फ्रॉड प्रिवेंशन भी करो और फ्रॉड डिटरेंस भी करो। देखिए ट्रेडिशनल थ्योरी है, कैसे चेक करना मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है। 80 नंबर का कॉन्सेप्ट है, पेज नंबर 35 पे फाड़ू के, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश 80 नंबर का कॉन्सेप्ट है। देखिए पहले तो जब कैश की चोरी की जाती है उसको डिफॉल्केशन ऑफ कैश बोला जाता है, ठीक है। ऑडिटर ने अलर्ट रहकर काम करना चाहिए, चेक करना चाहिए डिफॉल्केशन ऑफ कैश हुआ है क्या। इसके लिए उसने पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना चाहिए और फिर सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाने चाहिए। पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल फिर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या देखना चाहिए कि क्या कैश के रिसीट्स और पेमेंट के लिए प्रॉपर सिस्टम डिजाइंड है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए, जो बंदा कैश संभालेगा और अकाउंटिंग करेगा अलग होना चाहिए। सेग्रीगेशन, यहां पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए, ठीक है। बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए ऑथराइजेशन होना चाहिए। ऑथराइजेशन के बाद में रिकॉर्ड कीपिंग रहनी चाहिए। रिकॉर्ड रखने के बाद में, ठीक है, उसको किसी ने चेक करना चाहिए और रिकंसाइल करना चाहिए कि रिकॉर्ड्स में कितनी कैश और एक्चुअल में कितना है। रिकंसिलेशन प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ आपने देखना है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है, सेग्रीगेशन के बाद में प्रॉपर ऑथराइजेशन है, ऑथराइजेशन के बाद में प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग है, काउंटिंग करके मैच हो रहे हैं। ये पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। जनरली रिकॉर्ड्स रखने के दो तरीके होते हैं कैश के रिकॉर्ड्स, या तो कार्बन कॉपी या तो काउंटर फॉइल। जब भी कैश सेल होता है मेन बिल के नीचे एक आपका, ठीक है, कार्बन पेपर होता है और कार्बन कॉपी बनती है। कैश रिसीट्स के जनरली रखने के लिए कार्बन कॉपी होती है। जितने भी कैश सेल हुए वहां पे कार्बन कॉपी बनी रहती है, कार्बन कॉपी रहती है, उसके बेसिस पे अकाउंटिंग होती है। दूसरा काउंटर फॉइल मतलब एक बड़ा रिसीट है, ठीक है, एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें एक छोटा रिसीट है, एक बड़ा है, छोटे को काउंटर फॉइल बोलते हैं। जब भी किसी ने पैसे दिए उसको बड़ी रिसीट फाड़ के दे देते हैं और छोटी रिसीट पड़ी रहती है अकाउंटिंग पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं काउंटर फॉइल। तो जो ये पोर्शन है, ठीक है, जो ये पोर्शन है उसको बोलते हैं काउंटर फॉइल। और ये जो आपका है मेन रिसीट, इसको मेन रिसीट बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपने पहले बताना है, इसको चेक करने का तरीका है पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल फिर सब्सटैंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सिस्टम डिजाइन है क्या, दो तरीके होते हैं। अब वेरिफिकेशन के लिए बैठिए, अब वेरिफिकेशन के लिए बैठे, कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। एक काम करिए, बहुत सिंपल है, आप रैंडमली किसी दिन को सिलेक्ट करिए कि भाई जितने कार्बन कॉपीज है, जितने भी कार्बन कॉपीज है, कैश के जितने कार्बन कॉपीज है, उतनी आपको कैश बुक में एंट्री और सेल्स में आपको एंट्री दिख रही है क्या। जितनी एक पर्टिकुलर डे पे जितनी कार्बन कॉपीज है उसकी एंट्री दिखनी चाहिए कैश बुक में भी, उसकी एंट्री दिखनी चाहिए सेल्स में भी, ठीक है। अगर उनका कैश समरी बनाने का तरीका है, सर कैश समरी मतलब
मतलब जब भी सेल होता है पहले वो एक डॉक्यूमेंट पे लिख लेते हैं, ये माल बिका इतने रुपए में, ये माल बिका इतने रुपए में, और डे एंड में टोटल मारते और पूरी टोटल की एंट्री लगाते, कैश बुक में भी और सेल्स में भी। तो आपको देखना है कि कोई भी दिन जो आपने सिलेक्ट किया, जितने इतने सेल हुए वो बराबर कैश समरी में आया ना, कैश समरी में आया ना, और समरी का टोटल बराबर कैश बुक में भी आया ना और सेल में भी आया ना। तो पहले आपने ज्ञान बाटा टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव का आपने पहले कंट्रोल सिस्टम्स आपने चेक किए, फिर आपने कार्बन कॉपी से चीजों को मैच किया, कभी कैश समरी तो कैश समरी टू कैश बुक आपने चेक किया। काउंटर फाइल होगा तो पहले देखो काउंटर फाइल बनाने का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही ऑनेस्ट एथिकल बंदे काउंटर फाइल रिसीट बनाने का उनको मिलना चाहिए, सीसीटीवी होना चाहिए, रेगुलरली उनसे बात करनी चाहिए, उन पर नजर रखनी चाहिए। ये इंटरनल कंट्रोल्स है एक स्ट्रांग काउंटर फाइल के लिए। देखो काउंटर फाइल में दो तरह के फ्रॉड हो सकते हैं। पहला ऐसा हो सकता है पैसा ज्यादा मिला है लेकिन काउंटर फाइल में कम लिखा, पैसा 1 लाख मिला है काउंटर फाइल में सिर्फ 80,000 लिखा, सिर्फ 80,000 लिखा, ऐसा हो सकता है। देखो मैंने आपको हाउ टू डिटेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, लिसन बराबर, हाउ टू डिटेक्ट डिफॉल्केशन डिटेक्ट कैसे करना। दो तरह का, भाई काउंटर फाइल में कम लिखा है इसलिए चेक करो ऐसा कुछ है क्या। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, दोनों एक ही पॉइंट इसलिए इसको एक बॉक्स में डाला है। क्या है ये, देखो ध्यान दीजिए, महीने में 4 बार 20-20 हजार रुपए मिले तो आइडियली 20 रिसीट कटनी चाहिए थी, 20 काउंटर फाइल 20-20-20 और मेन रिसीट 20-20-20, ऐसा होना चाहिए था। कैशियर क्या कर सकता है, काउंटर फाइल में ट्रांजैक्शन हुए 20-20-20 हजार रुपए मिले, काउंटर फाइल में 20-20-20 लिखे, लेकिन सामने वाले को बोला अरे देता हूं ना, उसको एक ही मेन रिसीट दे दी, 80,000 रुपए की एक ही मेन रिसीट दे दी। फिर इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ कि उसके पास में 3 ब्लैंक रिसीट बच गई। ऐसा करने से पैसे 4 बार मिले, पैसे 4 बार मिले, काउंटर फाइल 4 बार बनाई बराबर एकदम, लेकिन मेन जो रिसीट है वो एक ही बनाई 80,000 की, बाकी ब्लैंक थी। सर ऐसा क्यों, अब कोई और कस्टमर आएगा 60,000 रुपए देगा तब हम इसको यूज कर लेंगे, 45,000 देगा तो उसको यूज कर लेंगे, 30,000 उसको यूज कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप समझ रहे क्या इस बात को, ट्रांजैक्शन 4 हो रहा है लेकिन उसको रिसीट 1 दी ताकि 3 ब्लैंक डॉक्यूमेंट रख ले। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके मदद से आपको पैसे मिल सकते हैं, ये उसका मिसयूज। रिसीट दोगे तो कस्टमर तुमको 60,000 रुपए देगा, रिसीट दिखाकर 45,000 मिल जाएंगे, रिसीट दिखाकर 30,000 मिल जाएंगे, ब्लैंक रिसीट्स मिल गई, उससे उसकी मदद से गड़बड़ हो सकती है। नाउ लिसन, तो काउंटर फॉइल सिस्टम, तो पहले आप पहले आप बताइए टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसेस में कार्बन कॉपी से चेक करेंगे, काउंटर फाइल चेक करेंगे। 2 तरह के फ्रॉड हो सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ डेट भी करिए, देखिए कि कब पैसे कैश बुक से लेकर बैंक में डिपॉजिट किया, वाइस वर्सा, उसमें डेट का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। आप देखिए डेट्स का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ओके, अलग अलग जगह डेट का डिफरेंस आ सकता है। सपोज कार्बन कॉपी और काउंटर फाइल की जो डेट है और कैश बुक की जो डेट है एंट्री की, उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। पैसे मिले थे 15 तारीख को लेकिन कैश बुक में चढ़ा है 20 तारीख को, मतलब 5 दिन तक रिकॉर्ड नहीं किया, हो सकता है 5 दिन पैसे का मिसयूज किया है पर्सनल पर्पस के लिए। डेट्स ऑफ कार्बन कॉपी एंड काउंटर फाइल एंड डेट्स ऑफ कैश बुक एंट्री शुड मैच, नहीं है मतलब गड़बड़ है। बैंक से विड्रॉल डिपॉजिट होता है और कैश बुक में एंट्री होती है, वो भी मैच होना चाहिए, नहीं है मतलब फिर गड़बड़ है। तो अगर आपको डिफॉल्केशन को चेक करना है, पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल करो, फिर आप सब्सटेंटिव प्रोसेस में कार्बन कॉपी वाली चीजें चेक करो, काउंटर फाइल वाली चीज चेक करो और वेरिफिकेशन ऑफ डेट करो। देन गाइज ये मास्टर आंसर था, ठीक है, लेकिन यहां पर और एक चीज कवर की है। मास्टर आंसर मतलब इसमें और एक चीज है कि कैश के डिफॉल्केशन होते कैसे, उसके बाजू का लिसन, हमने पकड़ना कैसे वो देखा, अब होते कैसे वो भी देख लेते फटाफट।
पकड़ना कैसे वो भी देख लेते। डिफॉल्केशन ऑफ कैश, सप्रेसिंग कैश रिसीट्स। जब हमको काउंटर पे कैश सेल हो रहा है, कैश सेल कर रहे तब, ठीक है, उसका बिल मत बनाओ, उसका बिल मत बनाओ, उसकी एंट्री मत करो कैश बुक में, और गल्ले में पैसे भी मत डालो, पैसे जेब में डाल दो। ठीक है, कैश की चोरी करने का, डिफॉल्केशन करने का सबसे खतरनाक तरीका है रिसीट्स को सप्रेस कर दो। जब पैसे आ रहे हैं तो उसके रिकॉर्ड्स मत बनाओ, उसकी अकाउंटिंग मत करो, ड्रॉवर में पैसे मत डालो, गायब कर दो। ये एक तरीका है, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि अकाउंटिंग ही नहीं हुई, कैश बॉक्स में पैसे ही नहीं गए, चीजें टैली होती रहेगी। कैश सेल्स की अकाउंटिंग मत करो। मिसलेनियस रिसीट्स, स्क्रैप को बेचा, मिसलेनियस रिसीट्स की अकाउंटिंग मत करो, ये पैसे चुराने का तरीका है। इसलिए जगह जगह पे लिखा रहता है आस्क फॉर द बिल, बिल नहीं मिला तो सब फ्री रहेगा। ठीक है, और क्या तरीका है? फिर एक काम करो, ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड हो चुका है, क्रेडिट सेल रिकॉर्ड हो चुका है, अब क्या करना है? डेटर जब पैसे देगा, ठीक है, डेटर पैसे दे रहा है, आप क्या करो, उसने पैसे दिए, फिर आप डेटर के बैलेंस को खत्म कर दो। ठीक है, अनऑथराइज तरीके से एडजस्ट कर, उसमें बता दो उसको, डेटर को रिबेट दिया, रिबेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, अलाउंस दिया टू डेटर, डिस्काउंट दिया टू डेटर, राइट ऑफ करना है टू डेटर। डेटर के बैलेंस को डिस्काउंट के नाम पे, रिबेट के नाम पे, अलाउंस के नाम पे, राइट ऑफ के नाम पे, ठीक है, यही सेम वाला पॉइंट है, इसके नाम पे उसको कम कर दो। और जो एक्चुअल पैसा आएगा, आपने डेटर का बैलेंस तो खत्म कर दिया। आप सपोज 1 लाख का डेटर था, आपने डिस्काउंट बताकर, बैड डेट बताकर, रिबेट बताकर, अलाउंस बताकर खत्म कर दिया। अब जो 1 लाख रुपए आया, ठीक है, उसकी अकाउंटिंग ही मत करो, उसको गायब कर दो। अब अकाउंटिंग नहीं करो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। देखो कर क्या रहे, पहला तो ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड मत करो, कैश सेल अकाउंट मत करो, रिसीट। दूसरा, क्रेडिट सेल बुक हो चुका था, क्रेडिट सेल बुक हो चुका था, डेटर के बैलेंसेस को उड़ा दो, और जब उससे पैसे आएंगे, ठीक है, उसकी अकाउंटिंग मत करो। पहले डेटर के बैलेंस को उड़ाया, पैसों की अकाउंटिंग नहीं की, पैसे जेब में डाल दिए, फिर चोरी हो गई। पूरा बैड डेट कर दिया और पैसे बाजू जेब में डाल दिए, फिर चोरी हो गई। वैसे ही एसेट को पूरा राइट ऑफ मार दो, एसेट को पूरा राइट ऑफ करो, जीरो जीरो वैल्यू तक, अब बेच दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सेल की एंट्री पास मत करो, पैसे जेब में डाल दो। या तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही मत करो, या फिर, ठीक है, रिसीवेबल बैलेंस को खत्म करके पैसे जेब में डाल दो, एसेट को खत्म करके उसके सेल का पैसा जेब में डाल दो। फिर टीमिंग एंड लीडिंग, इसकी टोपी उसके सर। ए से पैसा मिला, बताओ बी से मिला, ए का पैसा मिला है, लिसन, ए का पैसा मिला उसको जेब में, ए ने 50,000 रुपए दिए, जेब में डाल दो, अकाउंटिंग मत करो। लेकिन अब वो फ्रॉड कैसे छुपाएंगे? बी से पैसा मिला, बताओ ए से आया, ए के फ्रॉड को छुपाने के लिए बी का पैसा यूज किया, बी के फ्रॉड को छुपाने के लिए सी का पैसा यूज किया, सी के फ्रॉड को छुपाने के लिए डी का पैसा यूज किया। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में हमेशा सिस्टम में से 50,000 निकाल लिए, 1 लाख निकाल लिए, 5 लाख निकाल लिए, उसको टीमिंग एंड लीडिंग बोलते हैं। या तो रिकॉर्ड ही मत करो, रिकॉर्ड कर चुके हो तो राइट ऑफ करके पैसे गायब कर दो। टीमिंग लीडिंग, इन्फ्लेट कर दो, नकली पेमेंट, नकली परचेज डॉक्यूमेंट के बेस पे पेमेंट करना, फिक्टिशियस वाउचर, असली था वाउचर लेकिन अमाउंट ज्यादा था, इन्फ्लेट कर दिया। वैसे ही नकली लेबर को पैसे पे करना, डमी ज्यादा पे करना, लेबर में वैसा हो सकता है। कास्टिंग, रिसीट साइड को अंडरकास्ट कर दो, रिसीट साइड को अंडरकास्ट करोगे तो ऑफिशियल बैलेंस बुक्स का कम हो जाएगा। सपोज 50,000 से अंडरकास्ट किया, 50,000 से बैलेंस कम हो जाएगा, उतनी कैश निकाल लो। पेमेंट साइड को ओवरकास्ट कर दो, फिर बैलेंस कम हो जाएगा, ओवरकास्ट कर दो 50, फिर बैलेंस कम हो जाएगा, उतना निकाल लो। तो आपका सप्रेसिंग रिसीट्स, इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स, करेक्ट, कास्टिंग में गड़बड़, ये सब चोरी करने के तरीके। तो करते कैसे और कैसे पकड़ना वो भी हमने देखा। फ्रॉड डिटेक्टेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ये पूरा हम देख कर आए कि प्राइमरी जिम्मेदारी उनकी है, हमारी क्या जिम्मेदारी, और सब्सिक्वेंटली आया भी तो देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हमने हमारी जिम्मेदारी को बराबर निभाया कि नहीं निभाया। Guys, we are through with all the questions.
इसका फाड़ू चार्ट रिवीजन अच्छे से करिए, फाड़ू चार्ट रिवीजन इसका अच्छे से करिए, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, लेकिन जल्द ही मैं डाउट सेशन भी रखूंगा, तो फिर आपके सारे डाउट्स है वो भी मैं क्लियर करूंगा। चलिए गाइज, इसके लिए अभी के लिए इतना काफी है। करेक्ट, वी आर थ्रू विथ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हमने किया। करेक्ट, आपका होमवर्क भी मैं अपडेट कर दूंगा गूगल शीट पे, वो करिए और फाड़ू चार्ट रिवीजन जरूर जरूर देख कर आइए। बाय बाय एवरीवन, बाय 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 बाय।